सो नाउ स्टार्टिंग विद जनरल टॉक्सिकोलॉजी। काफ़ी कुछ याद करने का होगा, काफ़ी कुछ ट्रिक्स हैं, तो लॉजिक्स बहुत कम होंगे, तो आपको सब याद ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, साथ में याद करेंगे। तो पॉइजन क्या होता है? पॉइजन एनी सब्सटेंस इफ टेकन इन एनी अकाउंट बाय एनी रूट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स, जो कि क्या होंगे? या तो डिजीज होगी, या डिफॉर्मिटी होगी, या डेथ होगी। ठीक है, सिंपल। अब पॉइजन एक्शन किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? एज पे डिपेंड करता है, डोज, कंसंट्रेशन ऑफ पॉइजन, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, स्टेज, या तो फिजिकल स्टेज में लिया है, केमिकल में लिया है, टॉलरेंस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या हो सकता है? डर्मल हो सकता है, ओरल हो सकता है, आईवी हो सकता है, सबलिंगुअल हो सकता है, ट्रांसवेजाइनल हो सकता है, यूरिथ्रल हो सकता है, इनहेलेशनल हो सकता है, नेजल हो सकता है, क्यूटेनियस हो सकता है, ऑक्यूलर हो सकता है, रेक्टल हो सकता है। अब क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं? क्लासिफिकेशंस ऑन नेचर ऑफ पॉइजन। तो नेचर ऑफ पॉइजन के हिसाब से कोरोसिव हो सकता है, इरिटेंट हो सकता है, सिस्टेमिक हो सकता है। कोरोसिव में स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मेटल्स। इरिटेंट्स में क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सिस्टेमिक में क्या हो सकते हैं? सेरिब्रल टॉक्सिन, स्पाइनल टॉक्सिन, पेरिफेरल नर्व टॉक्सिन, एस्फाइक्सिएंट्स, नेफ्रोटॉक्सिक्स, हेपेटोटॉक्सिक। ठीक है। और मैनर ऑफ यूज के ऊपर कैसे कैसे होते हैं? सॉरी, इधर होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, स्टूपिफाइंग, केटल पॉइजन, एरो पॉइजन, एक्यूरेट, यूज फॉर टॉर्चर, यूज फॉर कॉजिंग इंजरी। ओके, सोर्स के बेसिस पे क्या हो सकते हैं? या तो हम डोमेस्टिक से ले सकते हैं, एग्रीकल्चर से ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल सोर्स हो सकता है, और फूड एंड ड्रिंक्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन। कंप्लीटली याद करने की चीज़ है, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं कि अगर पॉइजन हमें पता चल गया व्हाट इज पॉइजन, अगर बॉडी में पॉइजन चला जाता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं? तो अगर अनएब्सॉर्ब पॉइजन है, अनएब्सॉर्ब पॉइजन है, तो दो तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एक होता है गैस्ट्रिक लेवाज, एक होता है होल बोवेल इरिगेशन। होल बावल इरिगेशन, बावल मीन्स इंटेस्टाइन। ठीक है। गैस्ट्रिक लेवाज में क्या होता है? इसका गोल्डन पीरियड कितना होता है? 3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स, मतलब खाना, वो पॉइजन खाने के 3 घंटे के अंदर अगर आप उसको ले आओ तो गैस्ट्रिक आवाज अच्छी, मतलब हो सकता है, मतलब हो सकता है जिससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर गैस्ट्रिक लेवाज इज ऑल कोरोसिव्स एक्सेप्ट फिनोलिक एसिड, एक्सेप्ट फिनॉल, सॉरी, स्लैश कार्बोलिक एसिड। तो ऐसा क्या है इसमें जो ये इसमें यूज कर सकते हैं, बाकी सब में यूज नहीं कर सकते? एक्चुअली ऑल कोरोसिव्स जो होते हैं लीड टू थिनिंग ऑफ म्यूकोजा, जिसकी वजह से परफोरेशन के चांसेस हो जाते हैं। बट तो फिनॉल या कार्बोलिक एसिड होता है, ये क्या करता है? ये आपका इडीमा करता है एंड लेदरी स्टमक बना देता है। इडीमा एंड लेदरी थिक म्यूकोसा। तो इसलिए हम कार्बोलिक एसिड को इसमें क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड टॉक्सिसिटी में गैस्ट्रिक लेवाज को यूज कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाती है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? अगर पेशेंट आपका क्या बोलते हैं एईडी पे है, तो अगर गैस्ट्रिक लेवाज के दौरान उसको सीजर आ गया तो एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। कोमा पेशेंट हो गया, ठीक है। और पेशेंट विद लोअर ईसोफेजियल वेराइसिस, नीड केरोसिन पॉइजनिंग एंड हाइपोथर्मिया। ठीक है। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? लेस देन 35 डिग्री सी। और अगर हाइपोथर्मिया में अगर दे दिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? विच न्यूज की अल्सर्स, विच न्यूज की अल्सर्स हो सकते हैं उसकी वजह से, गैस्ट्रिक न्यूरोसा में। ठीक है।
अब जो गैस्ट्रिक लवाज हम करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज चाइल्ड में जो होता है वो हम क्या बोलते हैं, राइल्स ट्यूब से ही कर सकते हैं, लेकिन एडल्ट में कुछ अलग अलग ट्यूब्स के नाम से होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है एवाल्ड ट्यूब, दूसरा आता है बोआस ट्यूब, तीसरा होता है एडलिच, और चौथा होता है लेविक्वेटर। ठीक है, मोस्ट कॉमन लेविक्वेटर ही यूज होती है। अब इसका प्रोसीजर की बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक लवाज की। जो पेशेंट होता है वो लेफ्ट साइड लेटता है, लेटरल लेफ्ट लेटरल साइड विद नी एंड हैंड्स फ्लेक्स्ड होते हैं उसके, और फिर हम गैस्ट्रिक लवाज को फ्लूइड डालते हैं और फिर फ्लूइड को निकालते हैं। तो कब तक फ्लूइड डालते हैं गैस्ट्रिक लवाज, जब का कलर जो ओरिजिनल फ्लूइड का था वो वापस नहीं आ जाता, और फिर जब उस जार में पूरा गैस्ट्रिक कंटेंट निकालते हैं तो उसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और एफएसएल में भेजना होता है, कंपलसरी होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इन पॉइजनिंग केस। तो हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर इन पॉइजनिंग केस। तो एक्चुअली हमारी ड्यूटी क्या है, पॉइजनिंग का कोई केस आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे सॉरी सबसे पहले हमें करना है इन्फॉर्म पुलिस अबाउट एनी पॉइजनिंग केस। इन्फॉर्म पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करो कोई भी पॉइजनिंग केस आता है तो। और जो ऐसा हम बोलते हैं एवरी पॉइजनिंग केस इज अ सस्पिशियस केस, मतलब कोई पॉइजनिंग होगी तो वो खुद देखेंगे कि वो एक्सीडेंटल थी, सुसाइडल थी या होमिसाइडल थी। और अगर आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया तो 33 BNS के तहत आपके ऊपर, सॉरी BNSS के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो 33 BNSS क्या बोलता है, पब्लिक टू रिपोर्ट टू पुलिस अबाउट सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें क्या मेंशन्ड है, पब्लिक टू रिपोर्ट टू पुलिस अबाउट सर्टेन ऑफेंसेस। वो ऑफेंसेस में से एक पॉइजनिंग भी मेंशन्ड है, तो हम भी एक पब्लिक की तरह ही हैं, तो हमें भी पुलिस को इन्फॉर्म करना है। सेकंड क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स। ये दो ड्यूटी ही होती हैं डॉक्टर की, जो मेन होती है, ट्रीटमेंट तो होता ही है। प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स में हम क्या क्या प्रिजर्व करते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले गैस्ट्रिक लेवाज को तो आपको प्रिजर्व करना ही है। अगर आपने गैस्ट्रिक लेवाज को प्रिजर्व नहीं किया तो आप 238 BNS के तहत पनिशेबल ऑफेंस में चले जाएंगे। ठीक है, 238 BNS। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, कब तक गैस्ट्रिक लेवाज करना है, जब तक कि जो ओरिजिनल फ्लूइड था गैस्ट्रिक लेवाज, जो ओरिजिनल कलर था गैस्ट्रिक लेवाज फ्लूइड का वो वापस नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक आपको गैस्ट्रिक लेवाज करना है। मतलब कि आपने गैस्ट्रिक लेवाज फ्लूइड लिया, उसका कोई कलर था, अब आपने उसको पेट में डाला और फिर उसको निकाला, तो जब निकालते तो उसका कलर चेंज हो रहा होगा क्योंकि अंदर के कॉन्स्टेंट मिल रहे होंगे। तो तब तक करते रहो जब तक वापस से वही कलर नहीं आ जाता जिससे स्टार्ट किया था। और पोजीशन मैंने आपको बताई है गैस्ट्रिक लेवाज की क्या है, लेफ्ट लेटरल साइड लेटाते हैं, नी फ्लेक्स्ड होती है, हिप भी फ्लेक्स्ड होती है, और हैंड्स भी फ्लेक्स्ड होते हैं। ठीक है फिर गैस्ट्रिक लवाज, अगर कोई सुसाइड नोट है तो उसको भी आपको जाहिर सी बात है वो करना है, प्रिजर्व करना है। और अगर कोई ड्रग स्ट्रिप है, मतलब ड्रग स्ट्रिप मतलब उसने वो पॉइजन लिया है, तो वो भी आपको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, अब एक बात ये होती है कि ऑटोप्सी, एवरी पॉइजनिंग केस ऑटोप्सी इज मैंडेटरी, एवरी पॉइजनिंग केस ऑटोप्सी इज मैंडेटरी, एवरी पॉइजनिंग केस जिस ऑब्वियसली जिसमें डेथ हो रही है तभी तो ऑटोप्सी करोगे। तो एवरी पॉइजनिंग केस में हमें ऑटोप्सी करनी है। और जो सैंपल्स प्रिजर्व्ड होते हैं ड्यूरिंग ऑटोप्सी वो होता है विसरल प्रिजर्वेशन। ओके, एंड ऑटोप्सी के दौरान हम सबसे पहले हेड खोलते हैं, क्यों, टू टेक स्मेल। पॉइजनिंग केसेस में सबसे पहले हेड खोला जाता है टू टेक स्मेल। हेड की इंसिजन्स मैंने आपको थैनेटोलॉजी में पढ़ा है, और विस्टल प्रिजर्वेशन भी हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि आपका मेथड्स टू रिमूव पॉइजन इन बॉडी। पहले मैं आपको बताता हूँ बॉडी स्टफिंग क्या होता है, एंड बॉडी पैकिंग क्या होता है। एक्चुअली ये स्टफिंग होता है, सिर्फ बॉडी नहीं होता, स्टफिंग क्या होता है और पैकिंग क्या होता है। देखो देखो,
बॉडी पैकिंग मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ ड्रग पेडलर्स होते हैं जो पेट में ड्रग पैकेट्स भर के लेके जाते हैं, तो पेट में पैक करके लेके जाते हैं, और अगर वो रप्चर हो जाते हैं तो फिर हो गए, तो हमें वो ड्रग बाहर निकालनी है अगर वो पकड़ा गया तो। ठीक है, स्टफिंग मतलब कोई ड्रग पेडलर था और कोई पुलिस उसको पकड़ने आई, तो वो सारी जो ड्रग थी उसकी वो खा गया हो। ठीक है, तो उसको हम स्टफिंग बोलते हैं। मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको स्टफिंग बोलते हैं, इसको बॉडी पैकिंग बोलते हैं। स्टफिंग लिख देते हैं, चलो पहले पैकिंग। commercial drug trafficking across countries by packing his stomach with drugs packet, सिंपल। और स्टफिंग क्या है? टू प्रिवेंट अरेस्ट, टू प्रिवेंट अरेस्ट द पर्सन स्लैश पेडलर कंज्यूम्स, सॉरी, कंज्यूम्स ऑल द ड्रग। ठीक है, अब इन दोनों केस में हमें कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि उसकी बॉडी से ड्रग निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, होल बोवल इरिगेशन, दैट इज होल बोवल इरिगेशन। ठीक है, होल बोवल इरिगेशन में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट मतलब जो पर्सन है उसको टॉयलेट सीट पे हम बिठा देते हैं। अब जब टॉयलेट सीट पे हमने उसको बिठा दिया, फिर हम बहुत प्रेशर से उसको क्या बोलते हैं, एक फ्लूइड होता है, उसकी वॉल्यूम बहुत सारी वॉल्यूम और प्रेशर से उसको अंदर डालते हैं बॉडी में। तो जब वो प्रेशर से जाता है तो वो सब चीज़ों को बाहर स्टूल के थ्रू ले आता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, दैट इज पेग, PEG ELS, that is polyethylene glycol electrolyte light lavage solution। ओके, अब किस रेट से हम इस फ्लूइड को यूज करते हैं, चाइल्ड में होगा, रेट लिख देते हैं पहले, रेट तो दो हो गए, चाइल्ड में अलग रेट से करेंगे, ऑब्वियसली एडल्ट में अलग रेट से करेंगे। जो चाइल्ड का रेट होगा वो 500 ml पर आवर होगा, ऑब्वियसली, और चाइल्ड का उससे कम होगा तो ये होगा 2000 ml पर आवर या 2 लीटर पर आवर। ठीक है, अब जो होता है वो सारी ड्रग जो होती है वो पेशेंट से बाहर, मैंने बताया आपको, बाहर आ जाती है स्टूल के थ्रू, और ये ओनली फॉर अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन होता है। हमने पढ़ा था अनअब्जॉर्ब पॉइजन के दो मेथड होते हैं, एक होता है वोल बोवल इरिगेशन, एक होता है गैस्ट्रिक लेवाश। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने अनअब्जॉर्ब पॉइजन के बारे में तो पढ़ लिया, ये था अनअब्जॉर्ब पॉइजन। अब हम देखते हैं एब्जॉर्ब पॉइजन अगर हो गया, सॉरी, एब्जॉर्ब पॉइजन हो गया तो कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं। एब्जॉर्ब पॉइजन के लिए हम चार मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो यूज करते हैं हम एल्कलाइन डायूरेसिस, एल्कलाइन डायूरेसिस नाम में ही समझ आ रहा है, मैं बता दूंगा फिर भी। दूसरा होता है हीमोडायलिसिस, तीसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, सॉरी, पेरिटोनियल डायलिसिस, और चौथा होता है हीमोपरफ्यूजन। तो लेट्स सी, एल्कलाइन डायूरेसिस मतलब आपने कोई एल्कलाइन चीज दी है उसके साथ डायूरेटिक दिया है, तो आप क्या दे रहे हो, एल्कलाइन चीज प्लस डायूरेटिक दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, अल्कलाइन चीज जो होगी वो माइल्ड एसिड से आपका बाइंड कर जाएगी, सॉल्ट बना देगी, डायूरेटिक यूरिन आउटपुट बढ़ा देगी, और फिर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो कौन सा अल्कलाइन देते हैं हम इसमें, IV NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, और हम डायूरेटिक देते हैं। ठीक है, अब ये हम किसके लिए देते हैं, ऑब्वियसली माइल्ड एसिड के लिए देंगे। अगर आपने इस बात को हमेशा याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग एल्कली कभी हम यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा, और जो रिएक्शन होती है वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हीट रिलीज होती है। तो इफ हीट रिलीजेस देन द पेशेंट बॉडी इज इमेंसली सीवियरली डैमेज। ओके, तो ये माइल्ड एसिडिक ड्रग्स में हम यूज कर सकते हैं, माइल्ड एसिड्स में यूज कर सकते हैं। तो वो किस किस में यूज कर सकते हैं, उसका है बी मतलब निमोनिक, MNS BP चेंजेस, MNS BP चेंजेस। तो M से क्या है आपका, मेथोटेक्सेट, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, मेथोटेक्सेट। N से क्या है, NSAIDs, ये माइल्ड एसिडिक ड्रग्स है जिनमें हम यूज कर सकते हैं। S से क्या है, सल्फोनामाइड्स, सॉरी,
ठीक है, बी से क्या है, बारबिचुरेट्स, पी से पेनिसिलामिन, पेनिसिलिन, और सी से क्लोरप्रोमामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है, एमएनएस-बीपी चेंजेस, फिर से बता देता हूँ, एमएनएस-बीपी चेंजेस माइल्ड एसिडिक ड्रग्स होती है जिनके लिए अल्कलाइन डाययूरेसिस यूज होता है, मेथोट्रेक्सेट, एनसेड, सल्फोनामाइड्स, बारबिचुरेट्स, पेनिसिलिन, क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है, बी से आप ये भी सोच सकते हो ना कि बेंजोडायजेपिन भी हो सकती है, तो क्या बेंजोडायजेपिन में ए आता है? नहीं आता है, तो इनमें ए आता है, तो इसलिए एसिडिक होती है, माइल्ड एसिडिक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये होते क्या, अब उसके बाद हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मेरे को लगता है आपको पता ही होगा सबको कि हम एक ब्लड को निकालते हैं, वीनस ब्लड को, फिर उसको एक सेलोफेन ट्यूब से पास करते हैं, और वहां पे फिर वो वेस्ट को डिफ्यूजन के थ्रू मतलब उसमें प्योर ब्लड होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू हम उसको ले लेते हैं, और फिर वापस से उसको बॉडी में डाल देते हैं ब्लड को, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट को ले लेते हैं। तो हीमोडायलिसिस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हीमोडायलिसिस हम उन चीज़ों के लिए नहीं कर सकते जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है। आप खुद सोचो, मान लो मैं आपको समझाता हूँ, ये एक ड्रग है, ठीक है, ये एल्ब्यूमिन है, प्लाज्मा प्रोटीन, इससे बहुत अच्छे से बाइंड है। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन काफ़ी हैवी होता है, और ड्रग फिर से हैवी हो गई, तो क्या डिफ्यूज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सिर्फ अकेली ड्रग ही डिफ्यूज कर पाएगी अच्छे से, तो ये डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, तो क्या हीमोडायलिसिस काम आएगी? नहीं, क्योंकि सेलोफेन ट्यूब में डिफ्यूज नहीं कर पा रहे, तो आप खराब ब्लड लिया था वीनस से, अब आप खराब ब्लड ही लौटा रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? तो इसलिए हीमोडायलिसिस हम किन के लिए नहीं करते हैं? जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। जैसे कि कौन कौन होते हैं? सो यही आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं हीमोडायलिसिस के। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं? A3B2 ODC PCM, A3B2 ODC PCM। क्या, मेरे साथ बोलो फिर से, A3B2 ODC PCM। ठीक है, तो A3 में क्या क्या आ जाता है? एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कोलिनर्जिक्स, और एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी हिस्टामिनिक्स। ये सब जो होते हैं ये हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं, इसलिए हीमोडायलिसिस में नहीं कर सकते। B2 से क्या आता है? वहां पे क्या था? बारबिचरेट्स। यहाँ क्या है? बेंजोडायजेपिन एंड बेलाडोना, बेलाडोना। O से क्या है? ओपियोइड एंड ओपी, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। डी से क्या है? डिजिटलिस, डी सॉरी डिजिटलिस। एंड सी से क्या है? क्लोरोक्वीन, जो कि मलेरिया में देते हैं। पी से क्या है? आपको पता ही है, पैरासीटामोल, आप लोगों की फेवरेट ड्रग। ठीक है, तो ये सब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। अब अगर कोई हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, तो हम उसमें क्या करेंगे? हीमो परफ्यूजन करेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ तो इजी रहेगा। हाँ, तो अगर कोई हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, तो हम उसमें क्या करेंगे? हीमो परफ्यूजन करेंगे। तो इन सारी ड्रग्स पे हम क्या करेंगे? हीमो परफ्यूजन करेंगे। हीमो परफ्यूजन में क्या होता है? हम इसमें क्या करते हैं, एक ब्लड को निकालते हैं, और फिर पेशेंट का जो ब्लड होता है उसको हम एक एड्जॉर्बेंट के थ्रू पास करते हैं। किसके थ्रू? एड्जॉर्बेंट। ठीक है, एड्जॉर्बेंट के थ्रू जब हम पास करते हैं, तो एड्जॉर्बेंट इस सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो ये क्या बोलते हैं, पॉइजन्स होते हैं ना, और फिर इनको जब एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर नॉर्मल ब्लड पास कर दिया जाता है। तो हीमोडायलिसिस में डिफ्यूजन होता है, इसमें एड्जॉर्प्शन होता है। तो जो हीमोडायलिसिस के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वही इसके इंडिकेशन है। तो ये हम हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड में कर सकते हैं, क्योंकि एड्जॉर्ब तो वो कर ही लेगा ना। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है? हम पेरिटोनियल मतलब स्टमक, स्टमक में, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में हम कैथेटर डालते हैं, फिर एब्डोमिनल कैविटी से ही हम जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पॉइजन को वहां से डायलेट करके निकालते हैं। तो सीधा एब्डोमिनल कैविटी से निकाल रहे हैं, तो इसलिए पेरिटोनियल डायलिसिस ये किस किस में करते हैं? हम एस्पिरिन में करते हैं और बारबिचुरेट्स में करते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लिया। अब देखो, हमने एब्जॉर्ब पॉइजन को भी निकाल दिया, अब हमें एंटीडोट्स भी जानने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने पॉइजन निकाल दिया तो उसके बाद भी तो कुछ दोगे, या सिर्फ पॉइजन निकाल के छोड़ दोगे? दोगे ना। तो फिर उसमें हम क्या क्या एंटीडोट्स होते हैं? सबसे पहला आता है मैकेनिकल एंटीडोट्स। थोड़ा बड़ा चार्ट बनेगा तो इसको थोड़ा सा इधर बनाते। मैकेनिकल एंटीडोट्स स्लैश
फिजिकल एंटीडोट्स। दूसरा आ जाता है केमिकल एंटीडोट्स। तीसरा आ जाता है चिलेटिंग एजेंट्स। चौथे आ जाते हैं आपका सीरोलॉजिकल एंटीडोट। पांचवे आ जाता है आपका फार्मेकोलॉजिकल स्लैश फिजियोलॉजिकल। और एक लास्ट आ जाता है आपका यूनिवर्सल एंटीडोट। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, पर बुक्स में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैकेनिकल या फिजिकल में हम तीन टाइप के होते हैं, दैट इज एडजॉर्बेंट्स, डेमल्सेंट्स एंड डाइल्यूएंट्स। नाम में ही समझ आ रहा है, एडजॉर्बेंट्स मतलब जो एडजॉर्ब करेंगे। तो कौन कौन एडजॉर्ब करता है? एक तो चारकोल करता है, सबको पता ही है। दूसरा है फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ इज नथिंग बट मुल्तानी मिट्टी। और फुलर्स अर्थ जो होती है वो सबसे काफी इंपॉर्टेंट होती है पैराक्वेट पॉइजनिंग में। पैराक्वेट पॉइजनिंग में काफी इंपॉर्टेंट होती है। डिमल्सेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि घी, जैसे कि मिल्क। तो ये सब क्या करते हैं कि स्टमक में एक लेयर बना देते हैं ऑयल की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से जो पॉइजन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और जब पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसके एक्शन नहीं होंगे, तो इसलिए इनको डिमल्सेंट्स बोलते हैं। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? जैसे स्मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड राइस, स्मैश्ड बनाना। अगर किसी को पॉइजनिंग हुआ और ये सब आपने खिला दिया तो ये सब पॉइजन को डाइल्यूट कर देंगे। मैंने सब बताया। ये सब खिलाया तो डाइल्यूट कर देंगे, ये सब खिलाया तो एक क्या बोलते हैं, ऑयली मेम्ब्रेन बना देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये दोनों दिया तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा पॉइजन का। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल एंटीडोट्स। केमिकल एंटीडोट्स में भी तीन आते हैं आपका, एल्ब्यूमिन, वीक एल्कली एंड वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हम कभी भी एज एंटीडोट यूज नहीं करते। एल्ब्यूमिन जो होता है, एग एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन बॉडी वाला नहीं है, एग एल्ब्यूमिन है। तो एग एल्ब्यूमिन जो होता है तो हम उसको कहाँ यूज करते हैं? HgCl2 पॉइजनिंग में या कॉपर पॉइजनिंग में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीक एल्कली जैसे कि MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। इसको हम कहाँ करेंगे? वीक एसिडिक पॉइजनिंग में, वीक एसिडिक पॉइजनिंग में। ठीक है, वीक एसिड जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड, लेमन जूस, विनेगर। ठीक है, ये किस में हम यूज करेंगे? वीक एसिड है तो वीक बेस पॉइजनिंग में। तो ये सिंपल। और मैंने आपको बताई है, ये फंडा यही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक इज यूजिंग वीक, वीक इज यूजिंग वीक, नेवर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एल्कली, बिकॉज हाईली एक्सोथर्मिक होता है वो। मैंने आपको बताया, ये शायद लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं, अभी आप भूल जाओ। नेवर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली। अगर दे दिया तो एक्सोथर्मिक हो सकता है, होगा, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब चिलेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो छह टाइप के होते हैं हमारे पास। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक और छह। सबसे पहले होता है बाल, दैट इज ब्रिटिश एंटी, सॉरी, ब्रिटिश एंटी लिविसाइड और डायमर कैप्रोल। ठीक है, ये क्या होता है? DMS से और DMPS। फिर डी पेनिसिलामीन और डेसफेरी ऑक्सामीन मिसाइलेट। तो सॉरी, पांच से मैंने छह बना दिया। हाँ, पांच होते हैं, डेसफेरियोक्सामीन मिसाइलेट, ये पांच होते हैं हमारे पास। अब बाल क्या होता है? बाल जो होता है, एक क्या बोलते हैं इसको,
बाल जो होता है ब्रिटिश एंटी ल्यूसिसाइड होता है या डायमर कैप्रोल, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था वर्ल्ड वॉर के दौरान। और ये किससे बनता है? एराकिडोनिक एसिड से बनता है, एराकिडोनिक एसिड से बनता है। और एराकिडोनिक एसिड आपको पता है हमारे सेल्स में लिपिड्स की तरह एक्ट करता है, मतलब फैट की तरह एक्ट करता है। सो नेवर इसको हम आईवी देंगे, बिकॉज अगर दे दिया तो ये फैट एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? और इसकी इंडिकेशन सब हम देखेंगे, इंडिकेशन ऑफ ये डायमर कैप्रोल। अब वो है आई माल, आई माल, आई माल मतलब इनऑर्गेनिक मरकरी। HgCl2 में क्या देते हैं हम? एग एल्ब्यूमिन। ठीक है, इधर इनऑर्गेनिक मरकरी में हम क्या देते हैं? बाल। और फिर उसके बाद आर्सेनिक और लेड, इनमें हम इंडिकेशंस होती है इसकी। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक मरकरी इंडिकेशन है, तो ऑर्गेनिक मरकरी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? आयरन पॉइजनिंग। ठीक है, और कैडमियम पॉइजनिंग होगा, और एनी कंडीशन वेयर लीवर डैमेज। आयरन पॉइजनिंग में भी बहुत ज़्यादा लीवर डैमेज होता है, इसलिए हम नहीं देते, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और क्यों ये क्या बोलते हैं लीवर डैमेज में क्यों नहीं देना है? इन दोनों में एक्चुअली लीवर डैमेज होता है। तो लीवर डैमेज क्यों नहीं देना है? क्योंकि बाल जो होता है ना, बाल, इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू थ्रू एक्सक्रीशन थ्रू बिलियरी रूट। तो जब एक्सक्रीशन नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कॉज कर सकता है, और उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इसलिए हम उन केसेस में नहीं देते हैं जिनमें लीवर डैमेज होता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्चुअली चिलेटिंग एजेंट्स करते क्या है? चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? ये जो मेटल आयंस और ये सब होते हैं ना, इनके साथ बाइंड कर जाते हैं, एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो कि यूरिन या एक्सक्रीटरी पाथवे से बाहर निकल जाता है। सिंपल फंडा यही होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये मेटल्स के जो एसएच ग्रुप है, मेटल्स के एसएच ग्रुप के साथ बाइंड कर जाते हैं ये बाल। ठीक है, और फिर एसएच ग्रुप के साथ बाइंड करती है, एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स विच इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, विच इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था, मैंने आपको बताया। बस इसमें याद रखना है कभी भी इसको आईवी नहीं देना है। अब डीएमएसए और डीएमपीएस ये क्या होते हैं? आईवी फॉर्म ऑफ बाल होते हैं, आईवी फॉर्म ऑफ बाल होते हैं, मतलब ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए हम इनको आईवी भी दे सकते हैं, इनके बारे में यही याद रखना है आपको। और फिर हम डी पेनिसिलामीन होता है, डी पेनिसिलामीन इफेक्टिव इन कॉपर पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग एंड मरकरी पॉइजनिंग। आपको याद हो तो कॉपर पॉइजनिंग में मैंने आपको वो भी बोला था, एग एल्ब्यूमिन भी बोला था। और लेड पॉइजनिंग में मैंने आपको ये क्या बोलते हैं, ये आई माल भी बोला है, क्या बोलते हैं, बाल। ठीक है, और मरकरी पॉइजनिंग में हमने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों पढ़ा है, और हमने HgCl2 भी पढ़ा है। इनऑर्गेनिक मरकरी में हम देते हैं बाल, ऑर्गेनिक मरकरी में इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ये क्या बोलते हैं, बाल। एंड HgCl2 में हम क्या देते हैं? एग एल्ब्यूमिन देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? और डेस्फेरिऑक्सामिन क्या होता है? ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस्ड होता है। कौन से बैक्टीरिया? एक्टिनोबैक्टर एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस पाइलोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस पाइलोसस, पाइलोसस। तो अब इनसे जब ये प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि वो एक्सेस आयरन से पीछा छुड़ाना चाहता है। मीन्स इट ये जो कंपाउंड होता है, इट बाइंड्स विद द एक्सेस आयरन, और फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको आयरन टॉक्सिसिटी में देते हैं। ठीक है, आयरन टॉक्सिसिटी में हम इसको देते हैं। और ये एक बैक्टीरियल सिड्रोफोर होता है, मतलब बैक्टीरियल कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल सिड्रोफोर, जो कि आयरन के साथ बाइंड करता है, तो उसको हम सिड्रोफोर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी, इसका एक और है, दैट इज ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए को हम क्या बोलते हैं? और एडिटेट भी बोलते हैं, एडिटिक एसिड भी बोलते हैं, एडिटेट एडिटिक एसिड भी बोलते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना, ये नेफ्रोटॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। नेफ्रोटॉक्सिक है तो रीनल फेलियर में देंगे क्या? किडनी कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन किडनी रीनल कंडीशंस। बस आपको इतना ही जानना है इनके बारे में, चिलेटिंग एजेंट्स के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, हाँ, डी पेनिसिलामिन में एक चीज और याद रखना, एल पेनिसिलामिन इज पेनिसिलामिन इज टॉक्सिक, बट डी पेनिसिलामिन इज चिलेटिंग एजेंट। ठीक है,
अब सीरोलॉजिकल में भी हमारे पास तीन आते हैं। सीरोलॉजिकल में कौन कौन से तीन आते हैं? एंटी स्नेक वेनम, दूसरा आ जाता है एंटी स्पाइडर वेनम, तीसरा आ जाता है फैब थेरेपी, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, दैट इज डीजी बाइंड फॉर डिजॉक्सिन। ये समझ आया ना? एंटी स्नेक वेनम, एंटी स्पाइडर वेनम, ठीक है, और एफएबी फैब थेरेपी, ठीक है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल, लाइक हम देते हैं एट्रोपिन इन ओपी पॉइजनिंग, और हम देते हैं फाइसोस्टिग्मीन इन एट्रोपिन पॉइजनिंग, फाइसोस्टिग्मीन इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। समझ आ रहा है? एट्रोपिन मस्कुलिनिक ब्लॉकर होता है ना, तो इसलिए हम एट्रोपिन देते हैं ओपी में। जब ओपी पढ़ेंगे तो इसका पूरा मैकेनिज्म बता दूंगा और फाइसोस्टिग्मीन का भी बता दूंगा। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? यूनिवर्सल एंटीडोट में हम होते चारकोल होता है, चारकोल को मिक्स करते हैं। हम माइल्ड बेस को लेते हैं तो एमजीओ लेते हैं, और हम माइल्ड एसिड को लेते हैं, दैट इज टैनिक एसिड। तो हम तीनों को लेना चाहते हैं। हम एड्जॉर्बेंट को भी लेना चाहते हैं, हम माइल्ड बेस को भी लेना चाहते हैं, हम माइल्ड एसिड को भी लेना चाहते हैं। किस पार्ट्स में लोगे? ये टू पार्ट्स में होगा, ये वन पार्ट में होगा, और ये फिर से वन पार्ट में होगा। समझ रहे हो? एड्जॉर्बेंट सबसे ज्यादा होगा। अब ये क्या करेगा? जो वो है, क्या बोलते हैं, चारकोल क्या करेगा? एड्जॉर्प्शन करेगा। ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज एसिड। ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज एल्कली। सो ये इसको हम यूनिवर्सल पॉइजन भी बोल सकते, तो यूनिवर्सल एंटीडोट भी बोल सकते हैं, मतलब हर जगह दे सकते हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो हमने ये चार्ट देखा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है, इसको हम एक्टिवेटेड चारकोल क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जो चारकोल होता है वो कैसे बनता है? लेट मी चेंज द कलर, कंफ्यूज हो जाओगे। चारकोल बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड होता है, जिसकी वजह से चारकोल बनता है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? हम इसमें करते हैं स्टीम पास्ट, करते हैं स्टीम पास्ट, जिसकी इसके ऊपर से, तो फिर ये क्या बन जाता है? एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इसकी डोज होगी, कुछ तो डोज होगी ना, ऑब्वियसली डोज होगी। तो कितना डोज से देते हैं हम इसको? डोज क्या होती है? एडल्ट में अलग होती है, चिल्ड्रन में एडल्ट होती चिल्ड्रन में अलग होती है, चाइल्ड में, एडल्ट में। तो एडल्ट में कितनी होती है? 50 to 100 ग्राम इन 250 ml H2O। ठीक है, चाइल्ड में कितनी होती है? 1 ग्राम पर केजी। अब इसको देते कब है? ऑलवेज गिवन आफ्टर गैस्ट्रिक लेवाज। अगर देना है तो आफ्टर गैस्ट्रिक लेवाज दो। इफ गैस्ट्रिक लेवाज इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो ऑब्वियसली आप गैस्ट्रिक लेवाज नहीं करोगे ना। अब एक चीज और आती है इसमें, हमें पढ़ना है एमडीएसी, एक्टिवेटेड चारकोल में ही एमडीएसी, दैट इज मल्टी डोज एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, मल्टी डोज मतलब हम कई सारी डोज दे रहे हैं किसकी? एक्टिवेटेड चारकोल की। तो वो डोज क्या होती है? दैट इज 50 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल एवरी 6 hourly फॉर 3 days। ठीक है, 50 ग्राम 6 hourly फॉर 3 days। ऐसा क्यों देते हैं हम? अब देखो, एक्चुअली ये सिर्फ किस में देते हैं हम? माइल्ड एसिड पॉइजनिंग। अब देखो, माइल्ड एसिड या माइल्ड एसिडिक ड्रग जो भी है, तो होता क्या है, एड्जॉर्ब जो चीज होती है ना, वो नॉन आयनिक फॉर्म में ज्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब होती है, क्योंकि एड्जॉर्बमेंट के लिए आपका आयनिक चीजें ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती है, और अगर आपको एब्जॉर्ब करना है तो उल्टा होता है। तो देखो, इसमें मैं बनाता हूँ एक पॉइजन है, जो कि इस चीज को याद रखो कि एड्जॉर्प्शन बेटर फॉर अनआयनाइज्ड थिंग्स। क्योंकि अगर वो चीज आयोनाइज हो गई तो वो और सारे अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट करने लगेगी, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट रिपेल ऐसे करते रहेंगे। लेकिन अगर वो अनआयोनाइज्ड है तो वो एड्जॉर्ब बहुत अच्छे से हो जाएगी सरफेस पे। ठीक है, तो अब होता क्या है, कौन सी चीज हमारे पेट में अनआयोनाइज्ड होगी? एसिड या बेस? ऑब्वियसली एसिड, क्योंकि अगर आप हमारा पेट एसिडिक है, एसिडिक में इफ यू पुट द बेस, देन बेस विल गेट आयोनाइज्ड एंड फॉर्म द सॉल्ट। बट
an acidic thing put in acidic medium will not ionize. So mild acid when goes into our body and हमारे स्टमक में भी एसिड है तो फिर वो आयनाइज नहीं करेगा तो बहुत अच्छे से एड्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, एक ये चीज हमें समझ आ गई। तो हम इसके लिए एक्टिवेटेड चारकोल देंगे कि वो एड्जॉर्ब हो जाए। लेकिन आप पूछोगे सर ये मल्टी डोज क्यों दे रहे हैं, ये तो नॉर्मल से भी हो जाएगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये माइल्ड एसिड आगे इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में इन्वायरमेंट कैसा है, बेसिक इन्वायरमेंट है, तो तभी आयोनाइज कर जाएगा और तभी अपने बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसलिए हम इसको स्टमक से ही उठा लेना चाहते हैं वापस, और इसलिए हम मल्टी डोज एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। वी डोंट वांट पॉइजन टू रीच इंटेस्टाइन। ठीक है, आपको समझ आया ना डोज एक्टिवेटेड चारकोल क्यों दे रहे हैं। और ठीक है, माइल्ड एसिडिक पॉइजनिंग में होता है। और दूसरा फिनोमेना एक हमें और पढ़ना है इसमें एक्टिवेटेड चारकोल में, दैट इज गट डायलिसिस। गट डायलिसिस होता क्या है, देखो ये आपका स्टमक है। ठीक है, अभी स्टमक है और यहाँ पे हमने एक्टिवेटेड चारकोल, ये आपका एक्टिवेटेड चारकोल है। एसी एसी, ये आपका पॉइजन है, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर भी पॉइजन है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये पॉइजन इसके साथ बाइंड कर गया, ये पॉइजन इसके साथ बाइंड कर गया, तो पॉइजन की कंसंट्रेशन कम हो गई गट में। अब जब गट में कंसंट्रेशन कम हो गई, देयर इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ concentration gradient between gut and the blood vessel, so the poison moves along the concentration gradient, that is वो कहाँ से मूव करेगा, ब्लड वेसल से अंदर गट की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए जो पॉइजन ब्लड वेसल में था वो भी आपका एड्जॉर्ब कर सकता है चारकोल, तो इसलिए क्या बोलते हैं एड्जॉर्बेंट्स, ये बोलते हैं हमें लाइन एडजॉर्बेंट्स शो गट डायलिसिस। समझ आया ना, कि वो वहां से भी उसको डिफ्यूज करके बाहर खींच के निकाल सकता है कि भाई आजा, तू भी आजा, क्योंकि अब तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटल हो गया है, अब मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल नीचे लिखता हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हमें ध्यान रखना है, कब कब हमें एक्टिवेटेड चारकोल नहीं देना है। सबसे पहले आप याद रखो निमोनिक लाइन। ठीक है, लाइन मीन्स लिथियम टॉक्सिसिटी, आयरन टॉक्सिसिटी, कोई भी मेटेलिक, सॉरी ये एम है, मेटेलिक टॉक्सिसिटी या इथेनॉल प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल टॉक्सिसिटी, इन सब की टॉक्सिसिटी में नहीं देंगे। आयरन टॉक्सिसिटी में मैंने आपको बताया डेस्फेरी ऑक्सामिन देंगे। ठीक है, और किन केसेस में नहीं देंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पैरालिटिक एलियस, क्योंकि पैरालिटिक आइलेस मतलब वो कॉन्ट्रैक्चर में है, वो आगे एक्सक्रीट ही नहीं होगा तो वो जाएगा नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। या आप जब भी सस्पेक्टेड परफोरेशन, मतलब स्टमक परफोरेशन सस्पेक्टेड, तो परफोरेशन में दे दिया तो वो बॉडी में चला जाएगा, पेरिटोनाइटिस कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में बता दिया आपको, इधर हम देखते हैं, मैंने मैकेनिकल के बारे में बता दिया, केमिकल के बारे में भी बता दिया मैंने आपको चिलेटिंग के बारे में बता दिया, सीरोलॉजिकल के बारे में हम पढ़ेंगे स्नेक बाइट में, फार्मेकोलॉजिकल के बारे में हम पढ़ेंगे ओपी पॉइजनिंग में, और यूनिवर्सल एंटीडोट। ठीक है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लॉज इन पॉइजनिंग, क्योंकि ये एक थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है। लॉज इन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग से रिलेटेड क्या क्या लॉज है, तो एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है। ठीक है, वो क्या बोलता है कि वो क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग को मेंटेन करता है, उससे रिलेटेड है मतलब वो। ठीक है, तो ये क्या क्या रेगुलेट करता है, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ द ड्रग कॉस्मेटिक्स, मतलब इंपोर्ट से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, और सेल से रिलेटेड है ऑफ ड्रग। ठीक है, अब इसमें कई सारे रूल्स होते हैं, या जिनको हम बोलते हैं कई सारे शेड्यूल्स होते हैं, तो इसमें हमें शेड्यूल्स को पढ़ना है। शेड्यूल्स, तो सबसे पहला शेड्यूल जो हमें पढ़ना है, काफी सारे शेड्यूल हैं,
इससे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, सबसे पहले शेड्यूल आता है सी, शेड्यूल सी। सी से पहले क्या आता है? बी। तो बी मीन्स ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल चीजों के लिए मतलब ये विटामिन के लिए है। मतलब विटामिन की प्रोडक्शन कौन, मतलब बेसिकली हमें बोल रहे हैं कि कोई एक गवर्निंग लॉ होना चाहिए ना इन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि ये क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, कितनी स्ट्रेंथ के विटामिन होंगे, ये क्या प्योर ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई अडल्ट्रेंट तो नहीं डाल रहे, तो वो सब ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखता है। तो इसका शेड्यूल सी देखता है कि जो विटामिन से रिलेटेड चीज है। सी से पहले आता है बी, मतलब बायोलॉजिकल, मतलब विटामिन। तो इसका दूसरा शेड्यूल होता है शेड्यूल ई। शेड्यूल ई में हम ये किससे डील करता है? पॉइजनस सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। ठीक है, फिर इसका अगला होता है एफ। एफ, एफ से ये क्या करता है? एफ में बोलते हैं कि ये ब्लड बैंक, वैक्सीन, एंटी सीरम, डायग्नोस्टिक, मतलब ब्लड बैंक से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, एंटी सीरम से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाते हैं फॉर, स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। जी होता है, तो जी बोलते हैं हम, तो जी को ऐसे याद रखो। जी किससे बनता है? जी मीन्स ऐसे जाते हैं हम, सी बनाते हैं ना, तो और फिर ऐसे जी। तो इसमें क्या होता है? कॉशन लिखा होता है ड्रग्स के ऊपर। ठीक है, कॉशन लिखा होता है, और जी मतलब जी ध्यान से लीजिए, जी ध्यान से लीजिए। तो इसलिए हम कॉशन लिखा होता है, और ये कॉशन किन ड्रग्स में लिखा होता है? जो कि सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही दी जाएंगी। मेडिकल सुपरविजन मीन्स आप ड्रग सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने ही लोगे उस ड्रग को। ठीक है, इसलिए ये जनरली क्या होती है? हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं, जिसमें जो कि कोई मिसयूज ना कर ले। ठीक है, ये जी जी आप ध्यान से लीजिए, जी में क्वेश्चन होता है। अब आप बोल रहे होगे इतना मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि एक अगला होता है एच, जिसमें की वार्निंग होती है। क्वेश्चन और वार्निंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो जी मतलब सी मतलब क्वेश्चन, जी ध्यान से लीजिए, तो ये मेडिकल सुपरविजन है। ठीक है, वार्निंग, वार्निंग किन ड्रग्स पे लिखा होता है? जो कि ड्रग्स होती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप उनको ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक H1 और आ जाता है, H1। H1 क्या बोलता है? दिस इज फॉर एंटीबायोटिक्स। प्रिस्क्रिप्शन मतलब एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलेंगी, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है ना, जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, उनके ऊपर रेड कलर स्ट्रिप होती है, रेड कलर स्ट्रिप। और मैंने आपको बताया ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू जब वो प्रिस्क्राइब करेगा तभी वो बंदे को मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। फिर इसमें और भी आ जाता है, जैसे जे, जे आ जाता है डील्स ये उन डिजीजेस के ड्रग्स, ड्रग्स फॉर डिजीजेस विच, विच शुड नॉट बी एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज्ड लाइक HIV के लिए जो ड्रग्स है वो कभी उनका एडवर्टाइजमेंट देखा है क्या? तो हाँ, तो ये नहीं देखा है, तो इन सबसे रिलेटेड जो होता है ये करता है। अब फिर ये बचे हुए मैं आपके इधर लिख देता हूँ, जैसे कि आपका आर होता है। आर जो होता है वो रेगुलेशन ऑफ, मतलब हर चीज पे रेगुलेट कर रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा। कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फिर आर के बाद आ जाता है एस। एस क्या होता है? फॉर कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज, टॉयलेटरीज से रिलेटेड रेगुलेशंस के लिए डब्ल्यू एक्स वाई लिख देता हूँ। डब्ल्यू किसके लिए होता है? डब्ल्यू होता है आपका जेनरिक ड्रग्स के लिए। जेनरिक ड्रग्स मिलती है ना जो कि सस्ते में मिलती है, सॉल्ट सेम होता है। वो एक्स होता है फॉर ड्रग्स ऑफ एब्यूज, रिलेटेड टू ड्रग्स ऑफ एब्यूज। और वाई जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स की गाइडलाइंस के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स की गाइडलाइंस के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज अब आपको इसमें पढ़नी है, ड्रग्स तीन टाइप की ड्रग्स होती हैं, मतलब जो खराब ड्रग्स होती हैं। एक होती है मिस ब्रांडेड ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स। एक होती है आपका स्प्यूरियस ड्रग, एक होती है एडल्टरेटेड ड्रग, एडल्टरेटेड ड्रग। मिस ब्रांडिंग ड्रग मतलब 500 mg पैरासीटामोल लिखा था, लेकिन जब उसको टेस्ट किया तो 250 mg पैरासीटामोल आया। मेन इस चीज पे ध्यान दो कि एटलीस्ट पैरासीटामोल ही आया, बस स्ट्रेंथ कम थी। समझ आया आपको? लेबल इज, इसका डेफिनेशन क्या है? लेबल इज नॉट सेम एज कंटेंट। लेबल
नॉट सेम एज कंटेंट, यहाँ लिख देता हूँ लेबल नॉट सेम एज कंटेंट। ठीक है, लेबल और कंटेंट अलग है। स्पूरियस ड्रग क्या है, पैरासिटामोल लिखा था लेकिन इब्रूप्रोफेन आ गया, मतलब ड्रग मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। ठीक है, ड्रग टेस्ट किया और अनदर ड्रग निकल गई उसके अंदर। और एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन डाला। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, अगर स्पूरियस ड्रग की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो मैन्युफैक्चर है उस पे 10 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जेल हो सकती है उस आदमी को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्या बोलते हैं लॉज इन पॉइजनिंग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको। हाँ, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और इसको जानना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। ओके, सो थैंक यू।